तो ये इम्प्रेशन मटेरियल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि इम्प्रेशन मटेरियल की आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती। इस पे शॉर्ट नोट आता है और 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं। और इस पे हमने इम्प्रेशन मटेरियल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ने के बाद इसके क्लिनिकल एप्लीकेशन पढ़ा था। और क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा था, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा मटेरियल इलास्टिक है, कौन सा मटेरियल इन इलास्टिक है। तो जो मटेरियल इलास्टिक होंगे वो होंगे AAE, एगार, एल्जिनेट, इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल, ये होंगे इलास्टिक। और बाकी सारे मटेरियल होंगे इन इलास्टिक। दूसरा ये पूछा गया था कि कौन सा मटेरियल कंप्लीट डेंचर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो इन इलास्टिक मटेरियल्स ही कंप्लीट डेंचर के लिए सूटेबल या आइडियल माने जाते हैं। उनमें से भी इन इलास्टिक में भी कौन से होंगे, जिंक ऑक्साइड, यूजिनॉल और डेंट इम्प्रेशन प्लास्टर। ये सारा बुक में लिखा हुआ है शुरुआत में ही। ये बुक का नाम है फिलिप्स और लेटेस्ट एडिशन है फिलिप्स का। तो ये हो गया उसके क्लासिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन। क्लिनिकल एप्लीकेशन पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल। इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल को 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया है कि पहले तो मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। तो उसके 4 मटेरियल्स होते हैं, पॉलीसल्फाइड, कंडेंसेशन सिलिकॉन, एडेशन सिलिकॉन एंड पॉलीईथर। ये तो बहुत ईजी है, सबको ही पता है। दूसरा, इनके मेकिंग ऑफ इम्प्रेशन पे क्वेश्चन पूछा गया। इनके मेकिंग ऑफ इम्प्रेशन में 4 पॉइंट है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग सारे पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनके 11 पॉइंट्स हैं। तो मेकिंग ऑफ इम्प्रेशन में पहले हम देखेंगे ट्रे सिलेक्शन कैसा है। ट्रे सिलेक्शन के बाद हम देखेंगे कि टिश्यू का एनवायरनमेंट कैसा है और टिश्यू को रिट्रैक्ट कैसे करेंगे या टिश्यू की हेल्थ कैसी है। तो उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, कौन सा मटेरियल रिट्रैक्शन कॉर्ड के लिए यूज़ किया जाता है, कितनी देर के लिए यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तीसरा हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल। प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल मतलब कि हमने उसे हैंड मिक्स किया है या ऑटोमेटिक जो मिक्सिंग है वो वाला यूज़ किया है। उसके प्रोज क्या होते हैं, उसके कॉन्स क्या होते हैं, कौन सा हैंड मिक्स में मटेरियल यूज़ करते हैं, इन चारों मटेरियल में से कौन सा हम मटेरियल हैंड मिक्स भी यूज़ करते हैं और किन मटेरियल्स के ऑटोमेटिक मिक्सिंग मशीन में भी आता है, ये भी पूछा गया है। मेकिंग ऑफ इम्प्रेशन। मेकिंग ऑफ इम्प्रेशन मतलब कि वो मटेरियल किस तरीके से आया हुआ है। दो कुछ मटेरियल्स जो होते हैं, ये यही सारे मटेरियल्स हैं, पॉलीसल्फाइड, सिलिकॉन्स और पॉलीईथर, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो इनमें से ये पूछा जाता है कौन सा पट्टी में आता है, कौन सा लाइट वेट में आता है, कौन सा हैवी वेट में आता है। तो ये आ जाता है मेकिंग ऑफ इम्प्रेशन में। उसके बाद आता है उसका रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन। रिमूवल जब इन चारों इम्प्रेशन में से हम किसको रिमूव कर रहे हैं तो इसमें टियर स्ट्रेंथ किसकी अच्छी है। उसके बाद आता है पोरिंग ऑफ कास्ट। तो अब कास्ट को पोर कर रहे हैं, एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, या हमें वेट करना होगा और किसका बाई प्रोडक्ट है तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी किसकी अच्छी होगी किसकी नहीं अच्छी। उसके बाद आता है इसके प्रॉपर्टीज। इन्हें हमें सीक्वेंस से याद करना होगा, तभी हमें याद रहेंगे, तभी हम इनके बारे में याद कर पाएंगे और तभी हम मटीरियल्स याद कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज में 11 प्रॉपर्टीज है। तो पहले ऐसे याद कर रहे हैं कि हमने इम्प्रेशन को मिक्स किया तो वर्किंग सेटिंग कितना टाइम होगा। उसके बाद हम इसको लोड करते हैं और इम्प्रेशन लेते हैं। तो ये देखना होगा कि इसकी इलास्टिसिटी कैसी है, विस्को इलास्टिक है और कितनी इलास्टिसिटी अच्छी मतलब इलास्टिसिटी एक एक्यूरेट होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। इतना पतला भी नहीं होना चाहिए कि मटेरियल बहता चला जा रहा है, इम्प्रेशन ले भी नहीं पा रहे हैं, और इतना गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, इतना मोर विस्कस भी नहीं होना चाहिए मटेरियल कि हम इम्प्रेशन भी ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हो गया सेटिंग और वर्किंग टाइम कितना है। दूसरा, जब हम इम्प्रेशन ले रहे हैं तो इसका इलास्टिसिटी या विस्को इलास्टिसिटी कैसे है। तीसरा, जब हम मटेरियल निकाल रहे हैं तो इसकी टियर स्ट्रेंथ कैसी। अब हमने मटेरियल निकाल लिया तो हमने उसको इम्प्रेशन को देखा तो इसका रिप्रोडक्शन कैसा है टिश्यू का इम्प्रेशन पे। तीसरा, हम उसकी देखेंगे डायमेंशनल स्टेबिलिटी कैसी है। इन टॉपिक्स के अंदर पूछे गए हैं क्वेश्चन कि किस मटेरियल की डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी है, किसकी नहीं अच्छी है। तो इसीलिए ये पॉइंट्स समझ लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी। तो पहला पॉइंट था सेटिंग टाइम और वर्किंग टाइम कितना है। दूसरा, इलास्टिक है क्या, कितने इसकी विस्को इलास्टिसिटी है, कितनी इसकी इलास्टिसिटी है। तीसरा उसका था कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ कैसी है, फिर रिप्रोडक्शन कैसा है। रिप्रोडक्शन के बाद आता है डायमेंशनल स्टेबिलिटी कैसी है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी के बाद हम मटेरियल को पोर करेंगे, उससे पहले मटेरियल को डिसइंफेक्ट करना होता है। ठीक है, तो मटेरियल का डिसइंफेक्ट एक 6th पॉइंट है। उसके बाद देखते हैं उसकी वाइटेबिलिटी कैसी है।
या फिर हाइड्रोफिलाइजेशन कैसा, ये बाइटेबिलिटी क्या इसमें हम पढ़ेंगे कि जो उसका बाई प्रोडक्ट होगा वो बाइटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ऐसे पढ़ेंगे कि जब हम इम्प्रेशन को पोर कर रहे हैं तो जो हम मटेरियल में पोर करेंगे, तो स्टोन में पोर करेंगे या तो हम प्लास्टर में पोर करेंगे तो उसमें पानी होता है। तो अगर मटेरियल हाइड्रोफोबिक होगा तो अच्छे से पोर नहीं, कॉन्टैक्ट एंगल कम बनेगा, अच्छे से पोर नहीं होगा। अच्छे से पोर नहीं होने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन जो है इम्प्रेशन का कास्ट पे बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो मटेरियल जो हाइड्रोफोबिक है तो वो कौन सा मटेरियल है, तो और जो हाइड्रोफिलिक है वो कौन सा मटेरियल, तो ये वेटेबिलिटी और हाइड्रोफिलाइजेशन पे आता है। उसके बाद कुछ मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टीज़ होंगी, उस पे सारे पॉइंट्स हैं, उसकी शेल्फ लाइफ कैसी, उसकी बायोकम्पैटिबिलिटी कैसी, उसकी मिसहैंडलिंग में हम कैसे कर सकते हैं तो मटेरियल ख़राब हो जाए, या कौन सा बहुत ही मटेरियल ईजी हैंडलिंग है। तीसरा आता है उसका रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या आता है, कैसी है, और एक छूट रहा है वो है शेल्फ लाइफ उसकी कितनी, शेल्फ लाइफ उसकी कितनी। तो ये 11 पॉइंट्स हैं और यहाँ पे ये 5 पॉइंट हैं और बाकी ये 4 मटेरियल है। इन्हीं पे इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल पूरा है। पॉलीसल्फाइड के बारे में ये है कि ये पहला मटेरियल है इम्प्रेशन, इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल का। तो पॉलीसल्फाइड पहला पॉलीमर है, पहला पॉलीमर है तो मतलब कि इसमें मरकैप्टन ग्रुप लगा हुआ है। इस पे क्वेश्चन आया है कि मरकैप्टन ग्रुप किस पे लगा हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सारे लोग कर लेंगे। दूसरा, ये 2 ट्यूब में आता है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल था कंप्लीट डेंचर में, दो ट्यूब में आता है, 2 ट्यूब को मिक्स करके उसके बाद हम इम्प्रेशन लेते थे, फाइनल इम्प्रेशन। तो इसी तरीके से पॉलीसल्फाइड में तो अच्छा एक बात और, जब हम इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल जब पढ़ते हैं तो कंप्लीट डेंचर पे नहीं दिमाग लगाना है कि हमने कैसे उसका इम्प्रेशन लिया, फिर उसके बॉर्डर्स क्या हैं। यहाँ पे हम फिक्स पे जाएंगे। फिक्स का मतलब है फिक्स डेंटिस्ट, फिक्स का मतलब है एफपीडी पे जाएंगे, ठीक है, फिक्स पार्शियल डेंचर्स पे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने पेशेंट की क्राउन कटिंग करी, हम 1 से 1.5 mm सब जिंजाइवली जाते हैं, जब सब जिंजाइवली जाते हैं तो इम्प्रेशन हमने लिया, तो इम्प्रेशन सब जिंजाइवली 1 से 2 mm फ्लो करना चाहिए। और इसके बाद जब इम्प्रेशन को निकालते हैं तो बिना टूटे वो बाहर आना चाहिए, जिससे कि उसके बॉर्डर्स मेंटेन रहें, ठीक है, डायमेंशन स्टेबिलिटी अच्छी हो, तब इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन की अच्छी क्वालिटी यूज़ की जाती है। मतलब कि यहाँ पे हम एफपीडी में कंपाउंड को नहीं, एल्जिनेट को यूज़ करते हैं, और एल्जिनेट से अच्छा मटेरियल होता है इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल। ये एल्जिनेट से महंगे आते हैं, ठीक है। अब इसमें जब आप बुक पढ़ेंगे तो इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल के बारे में ये भी पढ़ेंगे कि वो अपनी इलास्टिक होने के साथ साथ ये थोड़े खिंचते हैं, खिंचने के बाद ये अपनी पुरानी पोजीशन को ले लेते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हमने क्राउन कटिंग कर ली, क्राउन कटिंग 1 से 1.5 mm हम सब जिंजाइवली गए, मटेरियल हमने इम्प्रेशन के लिए ओरल कैविटी में दिया और हमने मटेरियल फ्लो किया। मटेरियल फ्लो करने के बाद, सेट होने के बाद हमने निकाला, तो जब हम उसे निकाल रहे हैं तो मटेरियल थोड़ा सा स्ट्रेच होके निकल रहा है, यानी कि उसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी है। अब स्ट्रेच होके निकला यानी कि उसकी टूटने की जो टेंडेंसी है वो एकदम बहुत कम हो गई, ठीक। अब वो जब निकल आया स्ट्रेच होके, अब स्ट्रेच होके वो निकला और अपनी पुरानी पोजीशन पे पहुंच गए, यानी कि जो उसका इम्प्रेशन, एक्चुअल इम्प्रेशन था स्ट्रेच होने के बाद, वो उस पे पहुंच गया। तो ये इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल की क्वालिटी है, इलास्टिसिटी का ये मतलब है यहाँ पे। तो पॉलीसल्फाइड हम पढ़ रहे थे, तो पॉलीसल्फाइड में मरकैप्टन ग्रुप होता है, याद कैसे करेंगे, पॉलीमर, ये पहला पॉलीमर है और मर के साथ मरकैप्टन लगा हुआ है। दूसरा, ये लाइट बॉडी में आता है। लाइट बॉडी होने की मतलब ये लेस विस्कस फ्लोइड में आता है। लेस विस्कस यानी कि कम पतला, मोर विस्कस यानी कि गाढ़े की तरफ मटेरियल जा रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये लेस विस्कस है, बहुत फ्लूइड है मटेरियल, इसकी वजह से ये मटेरियल अंडरकट्स में
फ्लो हो जाता है। अंडरकट्स कौन से, जो हमने जिंजिवा के चारों तरफ अंडरकट्स क्रिएट किए थे टूथ और जिंजिवा के बीच में, और मटेरियल अच्छे से फ्लो होने के बाद अच्छे से बिना टूटे निकल आता है, यानी कि इसकी टियर स्ट्रेंथ भी गुड होती है। तीसरा, ये लाइट बॉडी मटेरियल है, इसकी टियर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। दूसरा कि ये स्टिफ में इसकी लीस्ट स्टिफनेस है, इतना पतला मटेरियल स्टिफनेस कहाँ से होगी, तो लीस्ट स्टिफ। ये क्यों लीस्ट स्टिफ क्यों बता रही, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया है विच मटेरियल इज लीस्ट स्टिफ, तो पॉलीसल्फाइड ही है। अब ये 4 पॉइंट तो इसके अपने हो गए। उसके बाद इसके 5वां पॉइंट कॉम्पोजिशन पे, एक बेस पेस्ट होता है, एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट को ही रिएक्टर भी कहते हैं। तो बेस पेस्ट में एक फिलर होगा, एक प्लास्टिसाइजर होगा जो कि इसकी प्लास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। इसमें आता है टाइटेनियम ऑक्साइड, इसमें आता है डाइब्यूटिल थलेट। अब कैटलिस्ट और रिएक्टर में फिलर भी होगा, प्लास्टिसाइजर भी होगा, रिएक्टर एक ऐड हो जाएगा और तीसरा एक्सीलरेटर ऐड हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा एज एन एक्सीलरेटर सल्फर कंपाउंड भी होता है 0.5%। होप इट्स क्लियर। ठीक, फिलर भी हुआ, इसमें प्लास्टिसाइजर भी हुआ, रिएक्टर भी हुआ और एक्सीलरेटर भी हुआ। रिएक्टर जो इसमें होता है वो होता है PbO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। P से पॉलीसल्फाइड, P से PbO2। यही इसका कैटलिस्ट भी होता है, यही इसका रिएक्टर भी होता है, यही इसका क्रॉस लिंकिंग एजेंट भी होता है और यही ब्राउन कलर भी देता है। और इसमें एक नहीं सॉरी, ये एक्सीलरेटर होता है, PbO2 एक्सीलरेटर होता है। ठीक है, रिटार्डर एक होता है, दैट इज ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड। अब ये याद कैसे होगा, इसका कोई भी निमोनिक नहीं बन रहा। इसके एक पॉइंट छूट गया कि इसका एक बाई प्रोडक्ट होता है वाटर। तो इसको मैंने एक बार बुक से पढ़ने के बाद, इनफैक्ट 2 बार बुक से पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद 7 से 8 बार लगा, जो मैं एक बार में इसे पढ़ा पा रही हूँ, यानी कि मुझे याद है। तो 7 से 8 बार जब पढ़ेंगे नोट्स बना के तो अच्छे से याद हो जाएगा। बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद बुक में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। बुक रीड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक बार वीडियो से समझने के बाद अगर बुक रीड कर लेते तो दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉलीसल्फाइड, पेज नंबर 360, फिलिप्स लेटेस्ट बुक। पॉलीसल्फाइड में एक एसिड ग्रुप होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें फिलर कंटेंट होता है टाइटेनियम ऑक्साइड, यस ये रहा। उसके बाद ये लिखा है, इसमें प्लास्टिसाइजर होता है डाइब्यूटिल थलेट, ये भी लिख लिया है। इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर होता है। इसमें कैटलिस्ट होता है, दैट इज लेड ऑक्साइड। इसमें कैटलिस्ट में फिलर भी होता है, रिटार्डर भी होता है। ये सब बुक में लिखा है, मैं बस हिंदी में पढ़ रही हूँ। टू कंट्रोल द रेट ऑफ द सेटिंग रिएक्शन, रिटार्डर भी होता है। अब इसमें लेड ऑक्साइड के सारे बारे में बताया गया है कि लेड ऑक्साइड इज अ component that gives the polysulfide impression material its characteristic brown color. The term catalyst and accelerator are here and with other impression materials are actually misnomer. मतलब कि catalyst को हम reactor भी कह सकते हैं, बाकी सारे materials नहीं। Reactor is the most appropriate term for the reaction associated with the polysulfide and other types of the। इनका कहने का है कि जो कैटलिस्ट पेस्ट है उसमें जो रिएक्टर, हम उसे कहना ज़्यादा अच्छा समझते हैं या सूटेबल बहुत ज़्यादा है। ईच पेस्ट इज सप्लाइड इन अ डिस्पेंसिंग ट्यूब विद एप्रोप्रिएट साइज नोजल डायमीटर एट द टिप सो दैट द इक्वल लेंथ ऑफ द ईच पेस्ट इज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ईच ट्यूब टू प्रोवाइड द करेक्ट रेशियो ऑफ द पॉलीसल्फाइड टू क्रॉस लिंकिंग एजेंट। दोनों ट्यूब में नोजल्स लगी होती हैं जिससे कि हमें हेल्प होती है कि हम सही मात्रा में दोनों ट्यूब का मटेरियल निकाल सके। जैसे कि जिंक ऑक्साइड में हम लगभग दोनों का बराबर मटेरियल निकालते हैं, तो इन दोनों में से भी दोनों में ही बराबर मटेरियल निकालना चाहिए। द रिएक्शन स्टार्ट एज अ बिगिनिंग ऑफ द मिक्सिंग एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम रेट एज सून आफ्टर द स्पैचुलेशन इज कम्प्लीट। ठीक, स्पैचुलेशन शुरू होने से और अंत होने तक इनकी रिएक्शन हो जाती है। एट दिस स्टेज द रेजिलियन नेटवर्क स्टार्ट्स टू फॉर्म। एक रेजिलियन मतलब कि थोड़ा सा मिक्सिंग थिकनेस शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग द फाइनल सेट अ मटीरियल ऑफ एडिक्वेट इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। फाइनल सेट तक आते आते मटीरियल की इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है और उसमें स्ट्रेंथ भी काफ़ी आने लगती है, यानी कि थोड़ा सा वो सेट होने लगता है। फॉर्म इन फॉर्म इज फॉर्म्ड दैट कैन बी रिमूव्ड
पास्ट अंडरकट्स क्वाइट रेडिली, जो कि आसानी से निकल आता है अंडरकट से। मॉइस्चर एंड टेम्परेचर जो होता है वो अफेक्ट करता है इसके रिएक्शन को, यानी कि बढ़ा देता है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में एक्सेलरेट हो जाती सेटिंग रिएक्शन, यानी कि जल्दी सेट हो जाता है, सेटिंग टाइम इसका कम हो जाता है। द रिएक्शन यील्ड्स वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट, यानी कि बाई प्रोडक्ट इसका जब हम इम्प्रेशन लेते हैं तो सेट होने के बाद कुछ ड्रॉपलेट्स दिखती हैं वहाँ पे, बहुत माइन्यूट हो सकता है, ना भी दिखती हो, मैंने यूज़ नहीं किया है ये मटेरियल। लॉस ऑफ दिस स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेट मटेरियल हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ द इम्प्रेशन। और जो ये बाई प्रोडक्ट है ये डायमेंशनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसे इसके एवापोरेट होने का वेट करना चाहिए, थोड़ी देर बाद इम्प्रेशन को लोड करना चाहिए, ये इम्प्रेशन पोर करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे पल्स में इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन है। बुक पढ़ने के बाद जो चीज़ें हमें डायरेक्टली बुक से सॉल्व हो जा रही है वो हमें वहीं पर क्वेश्चन की तरह नोट कर लेनी चाहिए, और जो हमें MCQ से नई चीज़ें मिल रही हैं वो हमें बुक पे नोट कर लेनी चाहिए। होप इट्स क्लियर, थैंक यू।